अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर डिस्कशन के हवाले से तो है, लेकिन ये थर्ड पार्ट है डिस्कशन के जैसे कि 2024 की जो पास पेपर है। और इसके साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ताकि ये चैनल आगे प्रोसीड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 को हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 51 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ कह रहे हैं इफ 2x + 3y इज इक्वल टू 9 and xy is equal to 2, then the value of 8x की 3 plus 27y की 3 is, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 2x + 3y is equal to 9 और xy is equal to 2 है। इसके साथ हमसे जो चाह रहा है वो है 3x 8x की 3 plus 27y। ओके, हमने इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू 9, क्यूब्स या दोनों तरफ लगा देता हूँ। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करूँगा। सिंपल फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और वो फार्मूला है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab इंटू a प्लस b। यहाँ पर ये वैल्यू a है और 3y यहाँ पे b है। ओके, आप सिर्फ इसको माइंड में रखें। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पे a की जगह पर मैं 2x की पावर 3 प्लस b, यहाँ पे 3y है ना, 3y की वैल्यू 3 प्लस 3 a की वैल्यू क्या है 2x। ओके, यहाँ पे ऐसे, और b की वैल्यू 3y इंटू ओके 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 को अगर आप 3 दफा मल्टीप्लाई कर ले तो इसकी वैल्यू आता है 729। तो सिंप्लीफाई करते हैं आगे। 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3 आएगा, x की पावर भी 3 है, प्लस 3 की पावर 3 y की 3 है, प्लस 3 दूनी 6, 6 एक जब 18, सो 18xy इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 729। सो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, x की 3 प्लस 27, अगर 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर ले तो ये 27 के इक्वल है, y की 3 प्लस 18। यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2 है या नहीं है, तो यहाँ पर मैं 2 की वैल्यू पुट करता हूँ, या 2 मैंने एक्स वाई की जगह पुट कर लिया। और इसी के साथ यहाँ पे देखिए 2x + 3y है ना, 2x + 3y, या देख ले 2x + 3y किसी इक्वल है 9 के इक्वल, तो यहाँ पर 9 पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने 9 पुट किया, इज इक्वल टू 729। सो यहाँ पे 8x की 3 प्लस 27y की 3, यहाँ देख ले 18 दूनी 36, 36 में 324 आता है। ओके, इज इक्वल टू 729। तो यहाँ पे 8x की 3 प्लस 27y की 3 प्लस यहाँ पे देख ले, यहाँ पे 324 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ आकर के माइनस होगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 729 माइनस 324। तो इज इक्वल टू 729 से आप माइनस कर ले 324, तो ये बचता है 405, 8x की 3 प्लस 27y की 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे चाह रहे थे 8x की 3 प्लस 27y इज इक्वल टू, यहाँ देख 8x की 3 प्लस 27y इज इक्वल टू 405। तो इसका आंसर क्या हुआ, यहाँ देख, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आया। अब यहाँ देख ले क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर। आप हमेशा माइंड में रख ले वो नंबर्स जो पॉइंट में हो 0.5, 0.1, 0.7, वो जितना दफा अपने साथ मल्टीप्लाई होता है, मिसाल के तौर पर 0.5 को 50 दफा मल्टीप्लाई कर ले, जितना दफा मल्टीप्लाई होता जाएगा उतना ही छोटा होगा वो नंबर। जैसे अगर मैं 0.5 को 4 दफा मल्टीप्लाई कर लूँ, ओके, याद है 4 दफा मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये किसके इक्वल होगा 0.0625। तो ये 0.5 से
ग्रेटर है या स्मॉलर और स्मॉलर हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 0.8 है और इनकी पावर क्या है 4 है, तो ये 4 है और ये 0.9 है और इनकी पावर कम है बनिस्बत 4 की, तो ये बड़ी वैल्यू हुई किससे 0.8 से। इसी तरह 0.7 है 0.7 है, इनकी वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट है क्योंकि हाफ स्क्वायर रूट के इक्वल, और ये 0.5 है और इनकी पावर 50 है, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड कर लूँ तो यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू है पावर के फॉर्म में वो बी ऑप्शन की। आइए यहाँ पे देखते 0.8 के 4 की वैल्यू ये देखिए 0.4 है, आगे छोड़े यहाँ देख ले इसी 0.9791 है, तो और इसकी 0.8 और इसके तो माइनस में पावर माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये सही ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है टू कार्स है ए और बी है एट 20 किलोमीटर अपार्ट। 20 किलोमीटर अपार्ट है, कार ए इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हार टुवर्ड्स द कार बी, while car B is moving with a speed of 40 km per hour moving away from a car A, then distance between the two cars after 4 hours will be। या देख लें, मैं डायग्राम से समझा देता हूं। ये कार A है, ओके, और ये कार B है। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर हार पर है, और ये कार A 60 किलोमीटर पर हार से सफर कर रहा है और कार B 40 किलोमीटर, यहाँ पे आप देख लें 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स आफ्टर 4 आवर्स विल बी। अब तो यहाँ पे ये दोनों खड़े हैं, लेकिन अगर 4 घंटे इसी रफ्तार से ये 60 किलोमीटर, एक कार 60 किलोमीटर से चल रहा हो और बी कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हो, तो 4 घंटों के बाद इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। तो पहले आप इन दोनों की डिस्टेंस फाइंड कर ले। डिस्टेंस की फार्मूला क्या था, v इज इक्वल टू डी ओवर टी था ना, तो d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 आवर है ना 4, तो t इज इक्वल टू 6 4 24 24 240 ओके किलोमीटर पर। इसी तरह 40 किलोमीटर पर आवर है बी कार का, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी डिस्टेंस को d इज इक्वल टू v, यहाँ पे कितने 40 किलोमीटर पर आवर है और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 4 है, 4 4 16, ये हुआ 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कार तो यहाँ पे जीरो ऑप्शन पे यानी जीरो डिस्टेंस पे खड़ा है, लेकिन कार भी यहाँ पे 20 किलोमीटर अपार्ट है कार एस, यानी 20 किलोमीटर यहाँ पे पहले से इनके डिस्टेंस कवर हो चुका है, जीरो से तो शुरू नहीं हो रहा, इसने पहले 20 किलोमीटर पर आवर के सफर कर चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे 160 के साथ प्लस कर लो क्या 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये इक्वल हुआ, इसका डिस्टेंस इसी इक्वल हुआ 180 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। यहाँ पे देख ले 4 आवर के बाद इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी पूछ रहा है यही, तो आप 240 से 180 को माइनस कर ले तो आपको मिलेगा 60 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार इस बी कार से होते हुए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 4 आवर्स। 53 का आंसर कौन सा है, यहाँ पे देख ले ए ऑप्शन 60 किलोमीटर। यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 54 को, इन अ गेम देयर वर 50 पर्सन्स, किसी गेम में 50 लोग हैं, हैविंग अ फूड सफिशिएंट फॉर 15 डेज, उनके लिए जो फूड है मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूँ ब्रेड यानी रोटी है 15 डेज के लिए, सफिशिएंट है यानी सफिशिएंट है फॉर 15 डेज 50 लोगों के लिए। आफ्टर 2 डेज, लेकिन 2 दिन के बाद कितना 2 दिन के बाद 15 मोर पर्सन ज्वाइन द कैंप, 15 और लोग आते हैं गेम को ज्वाइन करने, ओके। फॉर हाउ मेनी डेज रिमेनिंग फूड विल बी सफिशिएंट, 2 दिन के बाद 15 लोगों ने और आकर के गेम को ज्वाइन किया, तो अब जो रिमेनिंग फूड था वो कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ द फूड टेकन बाय ईच पर्सन रिमेन्स से, याद देख यहाँ पे मैं समझा देता, 50 पर्सन है, ओके, 50 लोग हैं जिनका फूड सफिशिएंट से फॉर 15 डेज, ओके 15 डेज के। अगर एक शख्स एक दिन में फॉर 1 डे एक दिन में 1 रोटी का है, यहाँ पे फूड को मैं एज अ 1 रोटी ले रहा हूँ, 1 ब्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर एक दिन में एक शख्स 1 रोटी खा रहा है तो 15 डेज में 50 लोग 750 रोटी खा रहे होंगे, ओके। लेकिन यहाँ पे 2 दिन गुजरने के बाद कितने 2 दिन गुजरने के बाद 15 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं इसी गेम,
तो 50 वही लोग थे, प्लस 15 कर ले तो ये हुआ 65। ओके, 65 लोग हुए, लेकिन 2 दिन तो गुजर चुके हैं। 2 दिन में तो एक दिन में एक शख्स एक रोटी खा रहा था, तो यहाँ पे 2 दिन में 50 लोग 100 खा रहे होंगे ना, 100। तो यहाँ पे तो आप पहले 750 से पहले 750 रोटी थे पर 15 डेज, लेकिन 2 दिन गुजर चुके हैं, तो 750 से आप 100 को माइनस कर ले तो ये 650 बचा। 2 दिन के बाद 15 लोग और आए गेम में और उसने गेम को ज्वाइन किया तो 65 हुए। तो अब ये फूड जो 750 था, ये वाला फूड अब कितने दिनों के लिए सफिशिएंट होगा? तो आप सिंपल ऐसे कर ले, 650 डिवाइडेड बाय 65 कर ले, 65 तो ये हुआ 10। ओके, यहाँ पे 1 आता, यहाँ पे 10 डेज के लिए 65 लोगों के लिए ये खाना सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, अहमद हैज 3 पीसेस ऑफ रिबन हैविंग अ लेंथ 24 है, 30 है एंड 20 सेंटीमीटर। He want to cut these pieces in equal length. With no piece remaining, find the total number of pieces that he gets. तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना? अगर यहाँ पे एक पीस की लेंथ 24 है और एक की 30 है और एक की 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ये कर लें कि इन 24 की, 30 की और 20 की फैक्टर्स आप निकाल, डिवाइजर्स निकाल। फैक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 की फैक्टर्स ये है और 30 की फैक्टर्स ये है और ये 20 की फैक्टर्स है। लेकिन यहाँ पे आपने करना क्या है कि इनमें जो कॉमन फैक्टर है तीनों में और वो सबसे बड़ा हो, उनको आपने यहाँ पे इन तीनों से निकालना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 के अलावा और कोई ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जो सबसे बड़ा हो। यहाँ पे 3 दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 में 3 नहीं। इसी तरह होते हुए और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो 2 के अलावा। तो अब यहाँ पे 2 को उठाए, 20 तीनों पर डिवाइड कर ले। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर था, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर ले तीनों को, तो आपको मिलेगा क्या? 12 पीसेस, 15 पीसेस और 10 पीसेस। यहाँ पे 24 और डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, आपको मिला 12 पीसेस। इसी तरह 30 डिवाइडेड बाई 2 किया आपने, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो यहाँ से आपने निकाला था ना, तो ये 15 मिला आपको। और इसी तरह 20 को उठाए, उनको 2 पे डिवाइड कर ले और 10 मिले। अब यहाँ पे इन तीनों को प्लस कर ले, प्लस करने के बाद आपको जवाब मिलेगा 37। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन इसका आंसर 37। So find the total number of pieces that he gets. He gets 37 pieces. Okay? ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56। 56 में कह रहा है the surface area of the sphere is 55.44 सेंटीमीटर क्यूब. The diameter of the sphere is, बस हमने यहाँ पे सिर्फ डायमीटर को फाइंड आउट करना है। अब डायमीटर क्या है? ये एक स्फीयर है, यहाँ पे ये इसका रेडियस, एक रेडियस है और ये दूसरा रेडियस। तो ये दूसरा रेडियस हुआ, तो डायमीटर क्या हुआ? किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से लेकर किसी दूसरे पॉइंट को टच करना, ये डायमीटर क्या, ये इसका डायमीटर हुआ। बस हमने सिर्फ डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 r स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू r स्क्वायर। यहाँ पे सरफेस एरिया 55.44 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड होगा। ओके, 4 और पाई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड पे आकर के डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 22 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू r स्क्वायर। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये जा करके यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 55.44 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली 55.44 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, 388.44 बन रहा है डिवाइडेड बाय 88 आ रहा है। 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करें, 88 आता है इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपली 2 से आप इनको काटे तो इनकी वैल्यू आता है 4.41 विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, मैंने यहाँ पे इन दोनों को डायरेक्ट एक दूसरे के साथ काट दिया, तो इसका वैल्यू आया 4.41। अब यहाँ पर r स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहा है ताकि स्क्वायर को खत्म कर सके। तो 4.41 की स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है 2.1 की स्क्वायर, विच इज इसके साथ कट गई, तो यहाँ पे बचा 2.1 विच इज इक्वल टू r स्क्वायर। और आपको पता है डायमीटर 2r के इक्वल है, एक r ये और एक r है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r। r की वैल्यू है 2.1, तो डायमीटर की वैल्यू क्या आई? 2 दूनी 4,
4.2। ओके, ये इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 57 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे कह रहा है एवालुएट 1 - 1/5 into 1 - 1/6 till 1 - 1/10। अब इसको सिर्फ आपने एवालुएट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैंने याद लिखा है। पहले आपने ईच टर्म को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आप देख ले, ये 1 है माइनस 1/5 है ना, तो यहाँ पे 1 - 1/5 को 4/5 आए। कैसे? यहाँ पे 1 - 1/5, यहाँ पे भी 1 है, इनका एलसीएम 5 आया, 1 5 5, तो यहाँ पे 5 आया, माइनस 1 5 × 5, तो यहाँ पे 1 आया। तो 5 से आप 1 को माइनस कर ले, तो यहाँ पे 4/5, यहाँ पे देख 4/5। इसी तरह ऐसा 1 से अगर 1/6 माइनस कर ले, तो यहाँ पे 6/5/6 आता। इसी तरह इस डॉट का मतलब ये है कि 1 - 1/6 और 1 - 1/10 के दरमियान यहाँ पे 7, 8 और 9 भी है। ओके, तो इनके वैल्यू आए तो 6/7 आता है। इसी तरह 7/8 है, यहाँ पे 8/9 है, और यहाँ पे 9/8 है। ओके, अब स्टेप 2 में आप क्या कर ले, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। इन तमाम फ्रैक्शन को आप उठा ले और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 इस 5 के साथ कट गया, ये 6 इस 6 के साथ कट गई, 7 इस 7 के साथ, और 8 के साथ, 9 के साथ। यहाँ पे सिर्फ बचा 4 और यहाँ पे 10 बचा, तो यहाँ पे 4/10 आया, और 2 के साथ काटे, 2 दूनी 4, 2 5, तो इसका आंसर क्या हुआ? यहाँ पे 2/5। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर डी ऑप्शन है, 2/5। अब क्वेश्चन नंबर 58 को देख, और हर साल हमेशा एक क्वेश्चन एजिंग के हवाले से आता, और यही क्वेश्चन एजिंग के हवाले से, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक कंसेप्ट दे दूं ताकि आप कई सारे क्वेश्चन को इसी के हवाले से आप सॉल्व कर सके, एजिंग के हवाले से स्पेशली। एजिंग में आपने 3 चीजों को मद्देनजर रखना है। एक है टाइम, अगर टाइम्स का लफ्ज आया तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह अगर बिफोर या एगो या अर्लियर तो इसका मतलब है माइनस। ओके, माइनस। अगर आफ्टर या लेटर या हिंस का लफ्ज आया तो इसका मतलब है पॉजिटिव, यानी प्लस कर ले इस वैल्यू। यहाँ पे टाइम्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। बिफोर एगो अर्लियर का मतलब है माइनस साइन, और लेटर हिंस का मतलब है पॉजिटिव का साइन। यहाँ पे देख लें, इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगा, और जहाँ ये लफ्ज आए आपको खुद समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाना है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा। यहाँ कह रहे 2 years एगो, यहाँ पे एगो का लफ्ज आए तो आपके जहन में हमें ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि यहाँ पे माइनस का साइन है। एगो द सम ऑफ एजेस ऑफ अ मदर एंड हर डॉटर, यहाँ पे मैं मदर को एम से और डॉटर को टी से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो यहाँ पे डेटा बनाते 2 years ago the sum of the ages of a mother and her daughters। ओके, मदर्स थी और डॉटर थी 2 years ago, यहाँ पे माइनस कर ले 2 को। ओके, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सम, इसी तरह डी से भी 2 को माइनस कर ले, इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है 2 years ago the sum of ages of a mother and her daughter was 40 years is equal to 40 years। ओके, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बनाया मैं, और सा क्वेश्चन 1 बन गया। अब आगे देख ले, कह रहे हैं फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अ मदर। हमने उनकी माँ की एज को फाइंड आउट करना है। ए 4 years ago, यहाँ पे फिर लफ्ज एगो का लाया, ए 4 years ago द एज ऑफ अ मदर वाज 8 times m - 4 है ना, 4 years ago है ना, यहाँ पे मदर की बात हो रही है। 4 years ago द एज ऑफ अ मदर वाज 8 times किससे? द एज ऑफ हर डॉटर, उनकी बेटी से। तो यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे डॉटर भी तो 4 years ago में आया, तो यहाँ पे भी आप 4 को माइनस कर। ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। बस हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में सिर्फ मदर की एज को फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं करना। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के जाने बाद m - 2 प्लस d - 2 इक्वल टू 40। तो m - 2 प्लस d - 2 इक्वल टू 40। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे भी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m प्लस d - 4 इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पे ये माइनस, यहाँ पे माइनस साइन में, तो इक्वल की साइन पे आकर के प्लस बनेगा, तो यहाँ पे आएगा +40। तो m
प्लस डी इज इक्वल टू 44। डी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इक्वल के इस साइड पर प्लस है तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस होगा। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 को मैंने सॉल्व किया। अब इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। m माइनस 4 इज इक्वल टू 8 इंटू डी माइनस 4। ओके, m माइनस 4 इज इक्वल टू 8, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो। 8 डी आई यहाँ पे माइनस 8 से आप 4 को माइनस कर, 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 8 चिके 32, 32। यहाँ पे m इज इक्वल टू ए डी माइनस 32, यहाँ पे ये माइनस साइन है, माइनस 4 है तो यहाँ पर आकर के प्लस 4 बने। तो m इज इक्वल टू ए डी माइनस 28। ओके, प्लस 4 को 32 से निकाले 28 पता है। अब यहाँ पे d की जगह पर आप d की वैल्यू को पुट कर ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d इज इक्वल टू 44 माइनस m। सो m इज इक्वल टू 8 44 माइनस m, ओके, माइनस 28। m इज इक्वल टू 8 को 44 के साथ मल्टीप्लाई कर तो ये 352 आता है, माइनस 8m माइनस 28। यहाँ पे माइनस 28 है और यहाँ पे प्लस 352 है। माइनस 28 को 352 से माइनस कर ले तो यहाँ पे आता है m इज इक्वल टू 324 माइनस 8 है। यहाँ पे इक्वल के इस साइड पर माइनस 8 है, तो इक्वल के इस साइड पर आकर के ये प्लस 8m होगा। तो लिखते हैं m प्लस 8m इज इक्वल टू 324, या 9m हुआ विच इज इक्वल टू 324। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पर आकर डिवाइड होगा, 9 यहाँ पे डिवाइड होगा तो आप इन दोनों के साथ काट ले तो m इज इक्वल टू, m की वैल्यू आएगा 36। ओके, तो ये इसका आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर डी ऑप्शन है। तो ये हुआ आज का लेक्चर जिसमें मैंने तकरीबन जो HSC के जो क्वांटिटिव रीजनिंग का पोर्शन था इस थर्ड पार्ट में मैंने कंप्लीट करवाया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।